बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो खैर आफियत से होंगे और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे होंगे। डेली लेक्चर्स जो कि यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, इनको मेमोराइज़ करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में जो कि एंजाइम से मुतल्लिक है, हम एंजाइम के इंट्रोडक्शन, एंजाइम की खसूसियात और एंजाइम के काम को समझ चुके हैं। और अब हम मूव करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज में दिए गए एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज के एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके और आज हम एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आइए आज के लेक्चर के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। देखते हैं इस चैप्टर में दिए गए शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं और उनके आंसर क्या होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कोफैक्टर एंड कोएंजाइम? पहला सवाल है, कोफैक्टर और कोएंजाइम से क्या मुराद है? रिकॉल योर मेमोरी। सबसे पहली टर्म है कोफैक्टर की। कोफैक्टर दरअसल एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में हम इस टॉपिक को समझ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आइन बाउंड्स आइदर टाइटली और लूजली with enzyme and helps it to perform its function is known as cofactor। यहां पर नॉन प्रोटीन ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी तरह टाइटली और लूजली ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में सारी चीजें एलेबोरेट हो चुकी कि एंजाइम का जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है, मुख्तसर सा हिस्सा बाज वाक़यात में, बाज केसेस में नॉन प्रोटीन भी होता है और इसको कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर की दो टाइप्स होती हैं, या तो वो टाइटली बाउंड होता है या वो लूजली अटैच्ड होता है। और इस बुनियाद पे कोफैक्टर की इन दो टाइप्स को प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम का नाम दिया जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होता है, खा वो टाइटली हो या लूजली बाउंड हो, वो कोफैक्टर कहलाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये एंजाइम को अपना काम सरंजाम देने में मदद फराहम करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं, इनको डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, कोएंजाइम के बारे में भी लेक्चर नंबर 2 में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में डिस्कस कर चुके। कोएंजाइम बेसिकली कोफैक्टर की एक किस्म है। और जरा जहन पे जोर दीजिए, ये कौन सी किस्म है? आपको याद आ जाएगा कि ये कोफैक्टर की वो किस्म है कि जिसमें वो एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होता है। इसकी डेफिनेशन हम यूं लिख सकते हैं, इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली, ये वर्ड लूजली अटैच्ड, लूजली अटैच्ड ये की वर्ड है कोएंजाइम की डेफिनेशन में। आपने इसको बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है। यानी कोफैक्टर तब ही कोएंजाइम कहलाएगा जब वो लूजली अटैच्ड होगा एंजाइम की बॉडी के साथ। लूजली अटैच्ड विद एंजाइम दे आर कॉल्ड कोएंजाइम। ये डेफिनेशन है कोएंजाइम की और आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को। बुक में हमने डिस्कस किया, दो टाइप्स हैं कोफैक्टर्स की और उसमें कोएंजाइम की फर्दर एग्जांपल्स दी गई हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं कि जो कोएंजाइम का किरदार अदा करते हैं और उन विटामिन्स में राइबोफ्लेविन एक नाम है। आप लिख सकते हैं राइबोफ्लेविन दैट इज वन ऑफ अ विटामिन एंड इट एक्ट्स एज कोएंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री। कागज की सनत में इस्तेमाल होने वाला एंजाइम कौन सा है? रिकॉल योर मेमोरी। यूजेस ऑफ एंजाइम हम डिस्कस कर चुके कि वो एंजाइम के जो
स्टार्च को तोड़ देते हैं और तोड़ने के नतीजे में उसकी विस्कोसिटी को कम कर देते हैं, उसके गाढ़ापन को कम कर देते हैं, वो पेपर बनाने में, कागज की सनत के अंदर मददगार साबित होते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने ये डिस्कस किया यूजेस ऑफ एंजाइम के अंदर। डियर स्टूडेंट, हम इसको यूं लिख सकते हैं, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी दैट एड्स इन मेकिंग पेपर। यहां पर एक टर्म इस्तेमाल की गई, विस्कोसिटी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है गाढ़ापन। जब स्टार्च की ब्रेकडाउन हो जाती है, इसका गाढ़ापन कम हो जाता है, ये पेपर बनाने में हेल्पफुल होती है। डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। आपकी एक्सरसाइज में दिए गए ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस का, और लॉन्ग क्वेश्चंस अंडर द हेडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स के नाम से आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंजाइम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम की डेफिनेशन क्या है और एंजाइम की खसूसियात क्या हैं? सवाल सादा सा है और यकीनन आपके जहन में आ चुका है। हमने लेक्चर नंबर 1 में एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी थी। हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे प्रोटीन जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करवाते हैं, स्पीड अप करवाते हैं, और इस दौरान में खुद चेंज नहीं होते हैं, इनको एंजाइम का नाम दिया जाता है। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 को रिव्यू करेंगे और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की खसूसियात क्या हैं, इनको डिस्कस करने के लिए हमने लेक्चर नंबर 2 का इंतखाब किया था, और इस पोर्शन को तैयार करने के लिए आप रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं। एंजाइम की वो साइड जो रिएक्शन में हिस्सा लेती है एक्टिव साइड कहलाती है। एंजाइम जिस पर असरअंदाज होते हैं वो सबस्ट्रेट कहलाता है, और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर की 2 टाइप्स हमने डिस्कस की थी, एक को प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक को कोएंजाइम कहा जाता है। एंजाइम की प्रोडक्शन को कम या ज्यादा करने के लिए खास केमिकल मौजूद होते हैं जिन्हें एक्टिवेटर या इनहिबिटर कहा जाता है। एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवे में अपना किरदार अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप एज इट इज लेक्चर नंबर 2 को रिव्यू करने के बाद अपने पेपर पर नोट डाउन करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसके लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? What do you mean by activation energy and why it is referred in enzyme definition? Dear students, conceptual question है। सवाल ये है एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मुराद है, और एंजाइम की डेफिनेशन में एक्टिवेशन एनर्जी का जिक्र क्यों आया है? रिकॉल योर मेमोरी, रिव्यू लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी काम के रास्ते में रुकावटें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके रास्ते में भी बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, और उन रुकावटों को अबूर करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वो कम से कम एनर्जी जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शंस के स्टार्ट के लिए चाहिए है, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एंजाइम का रोल ये है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को कम अज कम कर देता है, और हम डिस्कस कर चुके वो 3 तरीके हैं जिनकी मदद से एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। और वो 3 तरीके हमने क्या समझे थे? वो पहला तरीका था एंजाइम सबस्ट्रेट की शेप को अल्टर कर देता है, तब्दील कर देता है। दूसरा तरीका, एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बदल देता है। और तीसरा तरीका हमने पढ़ा था कि एंजाइम सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन को, उसकी तरतीब को बदल देता है, इस तरह से बदल देता है कि उसका रिएक्शन करना आसान हो जाता है। ये सारा कंसेप्ट लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके, और इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3,
in the range of 0 to 35 degree centigrade, the enzyme action is proportional to temperature. Above and below temperature, enzyme activity slows down. Why? Students, यहाँ पर जो सवाल है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मेमोराइज कीजिए, जहन में लेकर के आइए. हम डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेचर कैसे एंजाइम के काम पर असरअंदाज होता है. टेम्परेचर के बढ़ने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है. उसकी वजह क्या है? एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी में कमी आती है. वो कैसे आती है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं, और जितना उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है उनकी मूवमेंट भी बढ़ जाती है, और जितना वो तेजी से मूव करते हैं उतना ही रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है. डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जब टेम्परेचर एक खास लिमिट से आगे क्रॉस कर जाता है तो एंजाइम की शेप बिगड़ना शुरू हो जाती है. इसको हम डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम का नाम देते हैं. और वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपना बेहतरीन काम सर अंजाम दे वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है. और वो रेंज टेम्परेचर की जिसके अंदर एंजाइम अपना बेहतरीन काम करता है वो 0 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक है. जब टेम्परेचर 0 से कम होगा एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क आएगा, और जब टेम्परेचर 35 से ऊपर जाएगा तब भी डीनेचरेशन का अमल एंजाइम के काम पर असर अंदाज होगा. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 0 से 35 के दरमियान एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है. लेकिन जब टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाए या 35 से ऊपर जाना शुरू कर दे तो एंजाइम की एक्टिविटी पर असर पड़ना शुरू हो जाता है. इसके लिए आप लोग रिव्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है इफेक्ट ऑफ पीएच. पीएच का क्या असर होता है, एंजाइम के काम पर वो कैसे असरअंदाज होती है. रिकॉल योर मेमोरी. लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे कि पीएच के बढ़ने से एंजाइम का रेट ऑफ एक्शन इनहेंस करता है, बढ़ जाता है. लेकिन एक खास लिमिट तक पहुंचने के बाद अगर पीएच में तब्दीली आती रहे तो एंजाइम की आयोनाइजेशन पर फर्क पड़ जाता है, उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाती है और एंजाइम की एक्टिविटी मुतासिर होती है. वो पीएच जिसके ऊपर एंजाइम अपना बेहतरीन काम करता है वो ऑप्टिमम पीएच कहलाती है. डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने ग्राफ से हेल्प ली थी और आप इसी तरह एज इट इज ग्राफ की मदद से इस सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे. और इस क्वेश्चन की तैयारी के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4 को. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आइए देखते हैं. स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम जस्टिफिकेशन. इंतहाई अहम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. एंजाइम अपने काम के लिए मखसूस होते हैं. अल्लाह ताला ने जो एंजाइम बनाए हैं हर एक का काम स्पेसिफिक है. वो एंजाइम जो प्रोटीन पे असरअंदाज होते हैं वो लाइपेज का काम नहीं कर सकते, वो लिपिड का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते. वो एंजाइम जो लिपिड को तोड़ने के लिए बनाए गए हैं वो प्रोटीन पे असरअंदाज नहीं हो सकते. इसी तरह से वो एंजाइम जो स्टार्च की ब्रेकडाउन करते हैं उनका लिपिड को तोड़ने और प्रोटीन को तोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 और 5 में इस कंसेप्ट को डिस्कस किया. लेक्चर नंबर 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा कि एक कैरेक्टर ये भी है एंजाइम का कि ये स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इनकी केमिस्ट्री है. एंजाइम की शेप, उसकी एक्टिव साइट की शेप, उसके ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इस बात का फैसला करती है कि कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा. डियर स्टूडेंट्स, एडवांस लेवल का कंसेप्ट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं और वो ये है कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे भी 2 रीजन्स होते हैं. एक रीजन को बाइंडिंग साइट का नाम दिया जाता है, एक रीजन को कैटालिटिक साइट का नाम दिया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, बाइंडिंग साइट का काम ही ये है
कि वो ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद अगला काम कैटालिटिक साइट का है। कैटालिटिक साइट या कैटालिटिक रीजन सबस्ट्रेट के जुड़ने के बाद कैटालाइसिस को, रिएक्शन के स्पीड अप होने को, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने को मुमकिन बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट चैप्टर नंबर 2 में और चैप्टर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया, और इस क्वेश्चन की तैयारी के लिए आप रिव्यू करेंगे इन दोनों लेक्चर्स को, और आप इसको अटेंड करते हुए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक का वो पॉइंट लिखेंगे कि जिसमें एंजाइम स्पेसिफिकेशन का जिक्र है। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 के लास्ट पोर्शन में स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के टॉपिक से जो डिस्कशन हम कर चुके, आप उसको मेंशन करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के काम करने पर असर अंदाज होते हैं, हम डिस्कस कर चुके लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 में। हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम के काम पर असर अंदाज होती है। पीएच में तब्दीली आ जाए, टेम्परेचर में फ़र्क आ जाए, या सबस्ट्रेट की मिकदार में रद्दोबदल हो जाए, तो उसकी वजह से एंजाइम की रफ्तार मुतासिर होती है, और एंजाइम के काम की रफ्तार मुतासिर होने से, एंजाइम की कैटालाइजेशन का अमल मुतासिर होने से बायोकेमिकल रिएक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों टॉपिक्स को जो 3 फैक्टर्स पर मुश्तमिल थे और हमने 2 लेक्चर्स में समझा, लेक्चर नंबर 3 में और 4 में, आपने रिव्यू कर लेना है, और सेम एज इट इज़ पैराग्राफ के अंदर आपने ना सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है बल्कि ग्राफ की मदद भी लेनी है। और तीनों फैक्टर्स के जो ग्राफ हैं, पीएच का ग्राफ है, टेम्परेचर का ग्राफ है और सबस्ट्रेट का ग्राफ है, इसको आपने ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करके उसकी मदद से क्वेश्चन का आंसर करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। लॉक एंड की मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, लॉक एंड की मॉडल क्या है? लॉक एंड की मॉडल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को समझाने के लिए एक मॉडल था जो कि पेश किया गया। एमएल फिशर जो कि जर्मनी का एक साइंटिस्ट था, उसने लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया। ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है जिस तरह एक खास चाबी एक खास ताले के लिए बनी है, इसी तरह एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट ही के लिए बना है। ये मॉडल कहता है एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है, और उसकी शेप की बुनियाद पर सबस्ट्रेट आकर के उसके साथ बाइंड होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और कैटालाइजेशन का अमल आगे की तरफ बढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सवालात थे शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में, और इन सवालात को आपने तैयार कर लेना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं, हम बारहा इसका तस्करा कर चुके हैं, और मैं आपको बता चुका हूं एक्सरसाइज को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए आपने इनको अहमियत देते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाजमी तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आज के डिस्कस किए गए क्वेश्चंस आपने क्लियर कर लिए हैं। आपने इनको अगले मरहले के अंदर अच्छी तरह से तैयार करना है। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।